हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट के आपका जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत की समझ के नाम की जो इम्पोर्टेंट किताब है, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। अगर आप डी यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप डी यू सोल रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट चैप्टर नंबर 5 के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही आपका जरूरी और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है नारीवाद की परिप्रेक्ष्य, यानी कि आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इसमें हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेंगे, आखिर नारीवादी होता क्या है उसको हम आपका एक परिचय के माध्यम से समझ लेते हैं। तो परिचय में हम आपका सबसे पहले देखेंगे नारीवादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य समाज और राजनीति में स्त्रियों की स्थिति को समझना और उसमें सुधार लाना है। यह परिप्रेक्ष्य लैंगिक असमानता, पितृसत्ता, घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर सवाल उठाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है उसकी चर्चा हम बहुत ही लंबे समय तक महिलाओं की भूमिका को उसमें हम आपका जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें नज़रअंदाज करते आए हैं। तो राजनीति को हमेशा पुरुषों के अनुभव और नजरियों से परिभाषित करा है हमने, लेकिन जो नारीवाद है वो आपके एक इस प्रकार का दृष्टिकोण है जिसने इस पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दी है और ये सवाल उठाया है कि क्या केवल पुरुषों का ही अनुभव राजनीतिक है, क्या घर और परिवार की दुनिया राजनीति का हिस्सा नहीं है। तो जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो इन सभी सवालों को उठाता है और एक नई समझ हमारे सामने पेश करता है। तो इसके बाद हम आपका जो नारीवाद है उसका ऐतिहासिक विकास समझ लेते हैं। तो ऐतिहासिक विकास समझने से पहले हमें एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिर जो नारीवाद है वो आखिर नारीवाद होता क्या है और उसका उद्देश्य क्या होता है। तो जो नारीवाद है उसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि नारीवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है जो महिलाओं की बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता की मांग करता है। तो उसको ही हमने नारीवाद कहा है, उस नारीवाद के रूप में परिभाषित किया है। तो नारीवाद का उद्देश्य क्या होता है? नारीवाद का उद्देश्य यही होता है कि महिलाओं की स्थिति को समझना, लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना, जो भी आपका महिला पुरुष का जो भी भेदभाव होता है उसको खत्म करना और महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिलाना। तो उसको ही हमने आपका नारीवाद का उद्देश्य कहा है। ये सभी आपके नारीवाद के उद्देश्य थे। तो हमने आपका नारीवाद क्या होता है, नारीवाद का उद्देश्य क्या होता है उसको समझ लिया। इसके बाद हम आपका जो नारीवाद का ऐतिहासिक विकास है उसको समझ लेते हैं। तो नारीवाद के ऐतिहासिक विकास में हम देखेंगे प्रारंभिक नारीवाद का उद्भव 18वीं सदी में हुआ। पहला चरण जो आपका आया था, आपका जो नारीवाद का उद्भव हुआ वो आपका 3 चरणों के माध्यम से हुआ, जिसमें आपका जो पहला चरण आया वो वोट और राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई थी, जो कि आपका सफरेज आंदोलन में किया गया था। दूसरा चरण जो आपका आया था वो आपका आया था 1960 से 1980 के बीच में, जिसमें शिक्षा, समान कार्य हेतु समान वेतन, यौन स्वतंत्रता जैसे कार्य किए गए थे। थर्ड जो आपका चरण आया था उसमें नस्ल, जाति, वर्ग और क्षेत्रीय अंतर को ध्यान में रखते हुए समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया था। तो जो आपका नारीवाद का ऐतिहासिक विकास रहा है, तो नारीवादी आंदोलन 3 प्रमुख चरणों में विकसित हुआ है, जिसमें आपका जो सबसे पहला चरण था जो कि आपका 19वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत तक हुआ, जिसका उद्भव आपका 18वीं सदी में हुआ था। तो इसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार, शिक्षा और कानूनी पहचान की इसमें पहले चरण में की गई थी। और इसको ही हम आपका एक तरीके से सरफरेज आंदोलन भी कहते हैं। इसमें जो आपके आंदोलन में जो प्रमुख भाग लिया था उसमें आपके कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट हो गए, सिमोन डी ब्यूवार हो गए। ये सभी आपके सरफरेज आंदोलन के प्रमुख विचारक के रूप में या प्रारंभिक चरण के
प्रमुख विचारक के रूप में रहे थे। सेकंड जो आपका चरण चला वो आपका चला था 1960 से 1980 के बीच। इसमें समान वेतन, यौन स्वतंत्रता, गर्भ निरोध, कार्यस्थल में समान अवसर जैसे जो मुद्दे थे उन पर आपका दूसरे चरण में जोर दिया गया। और जो आपका दूसरा चरण था इसमें व्यक्तिगत को भी राजनीतिक माना गया था। इसके बाद जो आपका तीसरा चरण चला था वो आपका 1980 के बाद से चला था। तो इसमें जो आपका तीसरा चरण चला था ये आपका 1980 के बाद चला था। इसमें नस्ल, जाति, वर्ग और क्षेत्रीयता के आधार पर जो महिलाएं हैं उनके अलग अलग अनुभवों को शामिल किया गया था। और यहाँ से ही आपका जो बहुआयामी नारीवाद है उसकी आपके तीसरे चरण से ही शुरुआत हुई थी। तो इतना सब जानने के बाद ये हमने आपका जो ऐतिहासिक विकास रहा नारीवाद का, जो तीनों चरण थे उन तीनों चरणों को देख लिया। उसके बाद हम आपका देख लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत में नारीवाद परिप्रेक्ष्य का अध्ययन क्यों करें। आखिर जो महत्व जो है नारीवाद का वो किस लिए जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें आता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों ने महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज किया। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता को पुरुष केंद्रित मानते थे। नारीवादी दृष्टिकोण राजनीति को पुनर्भाषित करता है और महिलाओं के अनुभव की वैधता देता है। तो आपके ये कुछ ऐसे बिंदु है जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है पारंपरिक राजनीति सिद्धांतों ने हमेशा राज्य, युद्ध, सत्ता जैसे विषय है उन सभी को महत्व दिया है। लेकिन उन्होंने जो महिलाओं की भूमिका है जैसे कि देखभाल, घर, परिवार, इन सभी को राजनीति से बाहर रखा है। इसके बाद जो आपका आता है वो आपका नारीवाद परिप्रेक्ष्य आता है। तो नारीवादी परिप्रेक्ष्य इस विभाजन को तोड़ता है और कहता है कि व्यक्तिगत भी राजनीति है। अब जैसे कि आपका घरेलू हिंसा, विवाह में असमानता, काम की अपेक्षा, ये सभी भी आपके राजनीतिक मुद्दे में ही आते हैं। तो ये हमने आपका देख लिया कि जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है उसमें नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्यों जरूरी है या उसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है। अब हम आपका देख लेते हैं जो आपकी सार्वजनिक निजी बहस है, जो पब्लिक प्राइवेट डिबेट हो गई, उसको देख लेते हैं। तो पारंपरिक दृष्टिकोण में घर को निजी और राज्य राजनीति को सार्वजनिक माना गया है। नारीवाद इस विभाजन को चुनौती देता है क्योंकि घरेलू क्षेत्र में भी सत्ता और शोषण मौजूद है। घरेलू हिंसा, परिवार में महिलाओं की भूमिका भी राजनीतिक चिंतन का विषय होना चाहिए। तो जो आपका पारंपरिक दृष्टिकोण है वो कहता है कि जो राज्य और राजनीति है उसको पब्लिक या सार्वजनिक कहा गया है, साथ ही जो आपका घर और परिवार हो गया उसको निजी या प्राइवेट कहा गया है। जो आपका घर हो गया वो निजी हो गया और जो राज्य राजनीति हो गया वो सार्वजनिक हो गया। साथ ही जो नारीवाद है वो कहता है कि जो आपका ये विभाजन है ये आपका बिल्कुल ही गलत है और ये भेदभावपूर्ण भी माना जाता है। तो इसमें आपका घरेलू हिंसा, बच्चों की देखभाल, परिवार में महिलाओं की भूमिका, ये सभी जो निर्णय है ये सभी भी सत्ता के रूप में ही है और इन्हें इसलिए राजनीति का हिस्सा भी होना चाहिए। तो ये हमने आपका सार्वजनिक निजी बहस के ऊपर भी देख लिया। अब हम आपका देख लेते हैं जो हमारे प्रमुख नारीवादी विचारक रहे हैं या उनका क्या क्या योगदान रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं बेट्टी फ्राइटन द और द फेमिनी मस्टिक्यू। तो अमेरिका की प्रमुख नारीवादी विचारक जो कि आप देख सकते हैं ये आपकी बेट्टी फ्राइटन जी है, ये आपके अमेरिका की एक प्रमुख नारीवादी विचारक थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द फेमिनी मस्टिक्यू 1963 में। उसने घरेलू स्त्री की समस्या को उजागर किया। उन्होंने समस्या जिसे नाम नहीं दिया जा सकता के जरिए बताया कि कैसे महिलाओं घरेलू जीवन में असंतुष्ट और खोई हुई महसूस करती है। तो जो बेट्टी फ्राइडन जी है उन्होंने 1963 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द फेमिनी मस्टिक्यू। तो उन्होंने बताया कि जो गृहिणी है वे महिलाओं की अंदरूनी बेचैनी को समाज पहचान ही नहीं रहा था और इसे इन्होंने द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम अर्थात जो आपका कहा गया है समस्या जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, उसके जरिए इन्होंने इस बात को रखा था। तो ये आपके बेट्टी फ्राइडन जी का योगदान रहा है नारीवाद परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद जो आपके आते हैं वे आपके आते हैं कैरोल पेटमैन और द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी कैरोल पेटमैन है, इन्होंने आपका द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उनका तर्क था कि सामाजिक अनुबंध की परंपरा पुरुष प्रधान है
उन्होंने बताया कि कैसे राज्य सत्ता पुरुषों द्वारा नियंत्रित होती है और महिला अनुबंध के बाहर रखी जाती है। उन्होंने लैंगिक सत्ता संरचना को राजनीतिक अनुबंध के भीतर स्थापित माना। तो जो होब्स, लॉक और रोसियो जैसे जो विचारक हैं, उनकी सामाजिक अनुबंध की थ्योरी की इन्होंने आलोचना की और कहा कि इन विचारों ने महिलाओं के अनुबंध को बाहर रखा है। तो ये हमने आपका कैरोल पैटेमैन जी का योगदान देख लिया। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं नैन्सी फ्रेजर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो जो ये है, आप नैन्सी फ्रेजर जी देख सकते हैं, ये आपकी नैन्सी फ्रेजर जी है। इन्होंने स्त्री मुक्ति के लिए दो दृष्टिकोण को जोड़ा, एक आपका आर्थिक संसाधनों का पुनर्वितरण, दूसरा सांस्कृतिक पहचान और सम्मान की प्राप्ति। साथ ही उन्होंने बहुआयामी न्याय की बात भी की। तो जो नैन्सी फ्रेजर जी थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक संसाधनों में बराबरी भी मिलनी चाहिए और सांस्कृतिक सम्मान में भी उनको बराबरी मिलनी चाहिए। यानी सिर्फ जो वेतन है या नौकरी है वो ही नहीं, बल्कि जो उनकी पहचान और इज्जत है वो भी, उसमें उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये आपका नैन्सी फ्रेजर जी का नारीवाद में जो योगदान रहा उसको देख लिया। अब हम आपका देख लेते हैं पूर्वी नारीवादी प्रतीक, फेमिनिस्ट आइकन्स इन द ईस्ट। भारत जैसे देशों में स्त्री संघर्ष का स्वरूप अलग है। सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया जैसे व्यक्तित्व पूर्वी नारीवाद के प्रतीक है। ये महिलाएं सामाजिक सुधार, शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थी। तो जो नारीवाद है वो सिर्फ पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं रहा था, वो भारत जैसे देशों में भी महिलाओं ने बहुत पहले से बहुत ही संघर्ष किए हैं। तो उसमें आपके कुछ प्रमुख नाम आते हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फूले हो गई, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत की थी। पंडिता रमाबाई हो गई, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला अधिकारों के समर्थक के रूप में उभरी थी। बेगम रुकैया हो गई, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा आंदोलन चलाए थे जिन्होंने। तो जो आपका ये नारीवादी स्थानीय संस्कृति और जरूरत है उसके मुताबिक था, इसलिए इसे वैश्विक नजरिए से नहीं बल्कि स्थानीय संदर्भ में समझना चाहिए। तो ये हमने आपका पूर्वीय नारीवाद प्रतीक भी देख लिए। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं जो पश्चिमी नारीवाद है और सुधार की भावना के मिथक को तोड़ना। तो पश्चिमी नारीवाद में स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य देशों के नारी संघर्ष को उपेक्षित किया। उपनिवेशवाद के दौर में सभ्य बनने के नाम पर स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक नया पितृसत्तात्मक ढांचा सौंपा गया। पूर्वीय दृष्टिकोण स्थानीय अनुभव और संस्कृति के अनुसार अधिक उपयुक्त होता है। तो जो पश्चिमी नारीवाद है उसकी कुछ सीमाएं यही थी कि कुछ पश्चिमी नारीवादियों ने पूर्वी क्षेत्रों की महिलाओं को पिछड़ा और बेचारी दिखाया। तो उपनिवेशवाद का जो दौर था उसमें महिलाओं की मुक्ति के नाम पर नई गुलामी उसमें थोपी गई। साथ ही जो नारीवाद है उसको स्थानीय अनुभव और संस्कृति के अनुसार समझना भी जरूरी हो गया। तो ये हमने आपके पश्चिमी नारीवाद और सुधार की भावना के मिथक को तोड़ा, साथ ही पश्चिमी नारीवाद की कुछ सीमाओं को भी देखा। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में हम आपका यही लिखेंगे कि नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत पारंपरिक राजनीति की सीमाओं को चुनौती देता है। यह राजनीति की परिभाषा को व्यापक बनाता है जिससे कि लैंगिक समानता, न्याय और प्रतिनिधित्व को बेहतर तरीके से समझा जा सके। नारीवाद केवल स्त्रियों की नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसने राजनीतिक सिद्धांत को विस्तारित किया, उसमें नई आवाजें जोड़ी और हमें साथ में ये भी बताया कि जो राजनीति है वो सिर्फ संसद या चुनाव तक ही सीमित नहीं रहती है, ये आपका परिवार, समाज, कार्यस्थल, शिक्षा और भाषा में भी मौजूद होती है। तो नारीवाद ने यह भी बताया कि जो लिंग आधारित अन्याय है वो सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि वो आपका एक तरीके से पूरे समाज का मुद्दा है और उसके पुनर्निर्माण की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो राजनीतिक सिद्धांत का एक अटूट और क्रांतिकारी हिस्सा माना जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, जिसके साथ आपकी जो यूनिट नंबर 4 है वो आपकी यूनिट नंबर 4 भी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो ये थी आपकी 4th यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयार रहिएगा अगले अध्याय के लिए जहां हम बात करेंगे आपका उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।